हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की एक शाखा का उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन समारोह के दौरान श्रीलंका में भारत के जो हाई कमिश्नर हैं गोपाल बागले और एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जी, वो उपस्थित रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका को $1 बिलियन की ऋण सुविधा प्रदान की गई है और इस ऋण सुविधा में एसबीआई के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने भारत समेत 7 देशों के लोगों को श्रीलंका आने पर फ्री टूरिस्ट वीजा देने की पॉलिसी लागू की गई है। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से अभी हाल ही में मुक्त किया है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है, यानी श्रीलंका में जो पर्यटक जाते हैं उसमें सबसे अधिक भारतीय हैं। 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 कोलंबो में आयोजित हुआ था। भारत और श्रीलंका के द्वारा नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसका नाम था जेफरी वाबा। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को अभी कुछ समय पहले 50 बसें प्रदान की थी। तो ये हैं दोस्तों श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, श्रीलंका से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग होता है। राजधानी इसकी कोलंबो है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। तो कोलंबो की बात करें तो ये कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहल और तमिल हैं। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकाई रुपया। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा इसका शिव नादर। तो दोस्तों, जो हुरुन नाम की पत्रिका है उसके द्वारा इंडिया परोपकार सूची 2023 को जारी किया गया है और इसमें शिव नादर जो है वो पहले स्थान पर है। तो HCL टेक के संस्थापक शिव नादर एंड फैमिली ने हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। यानी कि जो शिव नादर जी हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक दान किया गया है। तो वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान किया है और इतने दान के साथ वो पहले स्थान पर हैं। विप्रो के संस्थापक और अध्यक्ष अजीम प्रेमजी एंड फैमिली 1774 करोड़ रुपए के दान के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो चलिए दोस्तों, इंडिया परोपकार सूची को देखते हैं। तो इसमें जो टॉप 10 है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर शिव नादर एंड फैमिली है, दूसरे स्थान पर अजीम प्रेमजी एंड फैमिली है, तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी एंड फैमिली है,
दोस्तों चौथे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली और 5वें स्थान पर गौतम अदानी एंड फैमिली है। इसके अलावा 6ठे स्थान पर बजाज फैमिली, 7वें स्थान पर अनिल अग्रवाल एंड फैमिली, 8वें स्थान पर नंदन नीलेकणी और 9वें स्थान पर साइरस एस पूनेवाला एंड आधार पूनावाला, ये है 9वें स्थान पर। और 10वें स्थान पर है रोहिणी नीलेकणी। तो ये है दोस्तों भारत के टॉप 10 परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला ओमचेरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक शास्त्रीय संगीतकार थी। तो उनका अभी हाल ही में नई दिल्ली में निधन हो गया है। दोस्तों वह एक शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थी। उन्होंने लोकगीत, सोपना संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में काम किया है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2005 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पर निधन की बात आई है तो हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी एहतिसारी का निधन हुआ है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हुआ है। टेरेंस डेविस का निधन हुआ है जो कि ब्रिटिश फिल्म मेकर थे। माइकल गैम्बन का निधन हुआ है जो कि एक एक्टर थे। MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे। KG जॉर्ज का निधन हुआ है जो कि मलयालम फिल्म निर्माता थे। और अखिल मिश्रा का निधन हुआ है जो कि एक एक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, इनकोर ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनकोर ऐप को डेवलप किया गया है। तो निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप को तैयार किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, उसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा मैनेजमेंट प्रक्रिया में सुविधा होगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर बात आई है भारत के निर्वाचन आयोग की। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में है। दोस्तों संसद, राज्य की विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन संयुक्त रूप से इस शो का आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन 2 से 4 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। दोस्तों यह जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो आयोजित किया जा रहा है, यह इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में विभिन्न क्षेत्रों की टेक्नोलॉजी, उपकरण और अनुसंधान एवं डेवलपमेंट को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें कुछ क्षेत्र जैसे एरोस्पेस, रक्षा इंजीनियरिंग, स्वचालन, रोबोटिक्स और ड्रोन पर चर्चा की जाएगी और इनका प्रदर्शन किया जाएगा। बात आई थी दोस्तों लघु उद्योग भारती की। तो 1994 से भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का एक अखिल भारतीय संगठन है। कौन? लघु उद्योग भारती। यहाँ पर सम्मेलन की बात आई है तो 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ है और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहां से घरेलू नौकायन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा मुंबई से। सबसे पहले आप कोस्टा सेरेना को देखिएगा, ये बहुत ही बड़ा जहाज है और ये क्रूज जहाज है। दोस्तों भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने
3 नवंबर को मुंबई से घरेलू नौकायन शुरू किया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। यानी कि ये जो क्रूज शिप है, इसने अभी हाल ही में घरेलू नौकायन शुरू किया है। यानी कि भारत के आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर ये नौकायन करेगा। इस क्रूज को अगले 2 महीने की यात्राओं में लगभग 4500 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों अगले 2 महीनों में इस क्रूज शिप से 4500 यात्रियों की यात्रा की जा सकती है। और यह जो क्रूज पहल है यह देखो अपना देश का एक पार्ट है। दोस्तों क्रूज जहाज क्या होते हैं? तो क्रूज जहाज बड़े यात्री जहाज होते हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से छुट्टियां मनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये क्रूज जहाज होते हैं। तो इसी प्रकार का कोस्टा सेरेना नाम का जो क्रूज जहाज है वो भारत में अभी हाल ही में शुरू हुआ है, उसने नौकायन शुरू किया है। दोस्तों यहाँ पर क्रूज की बात आई है तो याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास का जो उद्घाटन है वो 13 जनवरी 2023 को किया गया था। और ये जो गंगा बिलास पोत है इसकी लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्रूज सेवा है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुई थी और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त हुई थी। यानी कि इसका जो सफर था ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में था। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का नाम क्या है? गंगा बिलास। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा 28। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया था और इसी समिट के दौरान 28 देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों ये जो समझौता हुआ है इसे बैले चले घोषणा के नाम से जाना जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बैले चले घोषणा है ये किससे संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी से संबंधित है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का जो तरीका है वो कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मनोरंजन मिश्रा जो हैं वो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और वह कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभागों की देखभाल करेंगे: प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग। और उनकी जो नियुक्ति है वो 1 नवंबर 2023 से प्रभावी की गई है। बात आई है यहाँ पर आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर एम.डी. पात्रा और एम. राजेश्वर राव, टी. रविशंकर और स्वामीनाथन जे। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप। तो दोस्तों जो ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप है वो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा और इस हिस्सेदारी के लिए वो 4,501 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की तो इसे स्थापित किया गया था 2015 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। एमडी और सीईओ है सुरेश अग्रवाल और यह एक सामान्य बीमा कंपनी है। ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है और यह भी एक बीमा कंपनी है। तो इसी के द्वारा निवेश किया जाएगा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में। अगला क्वेश्चन है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा केरल। तो तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन माइक्रोसाइट लॉन्च कर रहा है।
इस माइक्रोसाइट के माध्यम से धार्मिक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। यह माइक्रोसाइट अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगी और इस प्रोजेक्ट के लिए जो बजट रखा गया है वो 61.36 लाख रुपए रखा गया है। बात आई है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल की 3D प्रिंटेड इमारत तिरुअनंतपुरम में स्थापित की गई है। केरल राज्य में निपाह वायरस के मामले अभी कुछ समय पहले आए थे। केरल राज्य में लकी बिल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनाराई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? दीपेश नंदा। कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? नंदिनी दास ने। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 37%। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भूटान। WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव किसने जीता है? साइमा वाजिद ने। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विभिन्न खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियों के चौथे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ला लीगा फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है और इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी। नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो यह नौकायन से संबंधित है। 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेहरू कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी शुरुआत 1982 से हुई थी। वेलिंगटन ट्रॉफी याद रखिएगा, ये नौकायान से संबंधित है। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। एजार कप पोलो से संबंधित है और डर्बी कप घुड़दौड़ से संबंधित है। तो ये हैं दोस्तों विभिन्न खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां। कल के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो मध्य प्रदेश बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और दोस्तों, आप ऐप पर टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।